वो योजना हमारी ये है कि आप हमें वो गाय बेच दीजिए, हम खरीदने को तैयार। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इस्तेहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। गुड फॉर वीगन्स कि उन्होंने इस बात पे एक ठप्पा लगा दिया कि इंडीड इस तरीके की चीज हो तो रही है। तो बंगाल में ईद से पहले मुस्लिमों ने डिसाइड करा कि वो गाय नहीं मारेंगे। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। लेकिन इसके विरोध में सड़क पर कौन उतर आया पता है? हिंदू लोग। हिंदू लोग बाजार में गायों को लेकर बेचने के लिए खड़े हैं, पर कोई खरीद नहीं रहा। जाओ चले जाओ भाई, तुम चले जाओ, बेकार अपनी माता तुम लेकर चले जाओ, बेकार यहाँ मत लाओ, ये कुर्बानी का बाजार है। एक सेकंड रुककर इसका मतलब सोचो। इसका मतलब साफ है कि गायों को पालने वाला हिंदू ही जाकर उस गाय को मुसलमान को बेचता है, तभी गायें कटती हैं। जो घोष बिरादरी है, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं। वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। ये गायें दूध के लिए पैदा होती हैं, जो हिंदू मुस्लिम सब पीते हैं, और फिर जब ये दूध देना कम कर देती हैं, तो इन्हें कसाई को बेच दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। ये सब क्या बता रहे हैं? एक सुनियोजित प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जाए कि अगर गौ हत्या रोकी गई तो इससे सबसे ज्यादा घाटा हिंदुओं को होगा और हिंदू परेशान होंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिंदू इस धंधे में बिल्कुल नहीं है। जो है वो नराधम है, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आप उस अनफॉर्चुनेटली इसका पार्ट बन ही जाएगा। इसलिए 3 चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं इसके अंदर में, कि रिलीजियस आइडिया, इकोनॉमिकल आइडिया जिसको मैंने इंसेंटिव, मतलब कि 3 पर्टिकुलर पार्ट में हम देख सकते हैं जो हम खोलेंगे। एक है लॉ के बेसिस पे, एक है मोरालिटी के बेसिस पे, और तीसरा है इंसेंटिव या इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। और ग्राउंड लेवल पर मेरे ख्याल से इंसेंटिव या इकोनॉमिक्स सबसे डोमिनेंट है, जो कि हमारे एक्शंस डिफाइन करेगी। राइट। तो लॉ का जो बैकड्रॉप है वो तो गौरक्षा का आइडिया और काउ स्लॉटर को रोकने का ही आइडिया है। इंटरेस्टिंगली बफेलोज के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है भारत में। केवल छत्तीसगढ़ में बफेलो स्लॉटर भी बैन है, बाकी सब जगह पर बफेलो स्लॉटर चलता है। और उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का 40% बफेलो मीट केवल उत्तर प्रदेश में ही बनता है। तो ये बहुत एक स्पेसिफिकली काऊ को लेकर के ही एक रेवरेंस है स्पेशल, और उसी के कारण लॉ है। पूरा जो गौरक्षा का मूवमेंट है उसके 2 ही एस्पेक्ट हैं। एक तो गाय, और दोनों एस्पेक्ट बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो कि गायों को कटने से बचाओ, ठीक है चलो माना, और उसी में जुड़ा हुआ है कि डेयरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ, कि दूध का उद्योग अगर आगे बढ़ेगा तो गायें बचेंगी। क्योंकि इम्प्लाइड जो नैरेटिव है वो ये है कि गाय काटने वाला वो बुरा है और वो मुस्लिम है, और गायों को जो रखने वाला है, जो गायों का पालक है, वो हिंदू है। जो आपने क्लिप प्ले करी है, इसका वो पूरी क्लिप में शंकराचार्य जी यही बोलते हैं कि जो अगर गाय को बेच रहा है तो वो सच्चा हिंदू नहीं है। सच्चा हिंदू गाय को नहीं बेचेगा, अगर बेच रहा है तो सच्चा हिंदू नहीं है, वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो नैरेटिव तो यही है इम्प्लाइड, कि काटने वाला जो है वो मुस्लिम है और वो गायों को मारना चाहता है, और देखो जो बचाना चाह रहा है, जो दूध पी रहा है, जो दूध के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है, वो जो गाय को माँ मानता है वो हिंदू है। पर ऑन ग्राउंड ये नैरेटिव एकदम फ्लैट अपने मुंह पर गिरता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि साइकिल दोनों की साथ में ही चल रही है। और मोरालिटी की नज़र से अगर आप देखो तो ये जो साइकिल है, ये शुरुआत आप इसको कभी बीफ पर रोक ही नहीं सकते। एक ये ऐसी वो कन्वेयर बेल्ट है जो अगर आपने दूध पे शुरू कर दिया, जो जानवर आज पैदा हो चुका है दूध के कारण, और पैदा सिर्फ और सिर्फ दूध के कारण होता है। भारत में कोई बीफ की इंडस्ट्री नहीं है एस्टैब्लिश, कोई बीफ के लिए जानवर को पैदा नहीं करता। पर अगर दूध के लिए पैदा हो चुका है जानवर, तो उसका मरना तय है। या तो वो मरेगा, बहुत अगर लकी हुआ, लकी भी कहना सही है या नहीं पता नहीं, पर बहुत अगर एक स्मॉल परसेंटेज गौशाला में वो चला जाएगा और वहां पर रह लेगा या रह लेगी गाय या सांड जो भी है, वरना वो सड़क पर घूमेगा, कचरा खाएगा, डंडे खाएगा, प्लास्टिक से मरेगा, या फिर जो कि मोस्ट लाइकली है मारा जाएगा वो। और मोरालिटी के एंगल से तो अगर आपने एक बार वो चालू कर दिया तो वो जाकर के मरना ही है। तो अगर आपको सच में रोकना है, सच में अगर आपको गायों की ही चिंता है, तो आप बीफ इंडस्ट्री को नहीं रोक सकते, आपको दूध की इंडस्ट्री को रोकना पड़ेगा। फिर आते हैं हम
इस गोएलएक्स के आइडिया पर बहुत इंटरेस्टिंग है ये आइडिया, क्योंकि जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जो ओरिजिनल थे उनके और मंडन मिश्र के बीच में 1000-1200 साल पहले शास्त्रार्थ हुआ था द्वैत अद्वैत को लेके, और वहां पे ये एस्टैब्लिश हो गया था कि अद्वैत जीत गया और द्वैत हार गया, और मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए थे आदि शंकराचार्य के। कुछ कुछ वैसे ही जब 1966 में गौहत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे और फिर कमेटी बनी थी, उसमें 3 मेन लोग थे। एक तो आपके व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध की इंडस्ट्री के पिता कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन, और उस समय के पुरी के शंकराचार्य और आरएसएस के चीफ एमएस गोलवालकर, ये तीनों उस कमेटी में थे। और ये सारी जानकारी मैं ऑलमोस्ट वर्बेटिम वर्गीस कुरियन की खुद की किताब आई टू हैड अ ड्रीम से लिख रहा हूँ, उनकी ऑटोबायोग्राफी से। तो वो कुरियन बताते हैं कि उस समय पर ना शंकराचार्य, उस समय के शंकराचार्य और वर्गीस कुरियन के बीच में यही डिबेट चली। कुरियन हमेशा यही कहते थे कि अच्छा, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि चलो नहीं मारते गायों को, पर उनको रखेगा कौन, आप रखोगे क्या उनको? और कुरियन कहते हैं कि इस पॉइंट पे आके शंकराचार्य और मेरी बार बार टक्कर हो जाती, लेकिन शंकराचार्य के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इतने सारे जानवरों को कोई रख नहीं सकता, ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। अगर आप भारत का ऑफिशियल, एब्सोल्युटली ऑफिशियल एनिमल हस्बेंड्री के स्टैटिस्टिक्स देखो, अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ पीडीएफ की, कि 2024 की स्टैटिस्टिक्स, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इसमें अगर अपन आते हैं पेज नंबर 117 पर, तो हमें दिखता है स्टेट वाइज एस्टिमेट्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स स्लॉटर्ड फॉर मीट प्रोडक्शन, और यहाँ पर कैटल है, कैटल में कैटल आ रहा है, बफेलो का नंबर अलग है और कैटल का नंबर अलग है, और कैटल का नंबर हम देख सकते हैं बहुत छोटा है, बफेलो का नंबर बड़ा है। और ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए जिन राज्यों में काउ स्लॉटर बैन है उनमें नंबर 0 है, तो यानी यहाँ इन राज्यों में एक भी गाय नहीं मर रही है सरकार के मुताबिक, केवल इन राज्यों में गायें मर रही हैं और इतने इतने नंबर पे मर रही हैं। अब उसमें देसी विदेशी हर तरीके की गाय शामिल है, तो बहुत सारे राज्यों में हम देखते हैं कि बिल्कुल नंबर 0 ही है, कि यहाँ पे एक भी गाय नहीं मर रही, और जो कि हम मान लेते हैं कि ठीक है, चलो मान लिया। और इसके विपरीत अगर हम बफेलो का देखें, तो जैसा मैंने कहा छत्तीसगढ़ में बफेलो स्लॉटर बैन है, बाकी सब जगह लगभग आप देखोगे तो सम नंबर ऑफ बफेलोज आर बीइंग स्लॉटर्ड, और ये 1000 में है नंबर्स। तो 2024 का अगर हम टोटल देखें, इसमें जब हम 3 0 जोड़ते तो ये आता है 24 लाख, 24.5 लाख के लगभग, यानी साल भर में 24.5 लाख गायें मर रही हैं ऑफिशियली सरकार के मुताबिक। और ये लीगली हो रहा है, क्योंकि हमने उन गायों को तो हटा ही दिया जो इलीगली मर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि एकदम 0 मर रही हैं उन राज्यों में जहां पे स्लॉटर नहीं हो रहा। 24 लाख को जब आप डिवाइड करोगे 365 से, तो आ रहा है 6500, यानी 6500 गायें, ना कि भैंसे, गायें रोज मर रही हैं डेयरी इंडस्ट्री से निकल करके। और ये वो सभी गायें हैं जो कि अब दूध नहीं दे सकती, या ये मेल हैं एनिमल्स, सांड हैं, नर बछड़े हैं, और ये भी दूध नहीं दे सकते। तो शंकराचार्य का जो, अभी शंकराचार्य जी का जो ऑफर है गोएलएक्स का, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। 6500 गायें रोज की कौन खरीदेगा? और ऐसा भी नहीं है कि रोज की बस 6500 खरीदना है, आपको आज 6500 खरीदना है और कल वो 13000 हो जाएंगी, क्योंकि कल की 6500 जिंदा है अभी के अभी, अगले दिन वो 18500 हो जाएंगी, और इस तरीके से संख्या बढ़ती जाएगी एक्सपोनेंशियली और ज्योमेट्रिकली आई शुड से। तो कैसे हो सकता है? इकोनॉमिकली, मैथमेटिकली ये चीज असंभव है कि आप बीफ इंडस्ट्री को बंद कर दो और लेकिन डेयरी इंडस्ट्री को चलने दो। तो ये रियलिटी है कि दूध की इंडस्ट्री बिना बीफ की इंडस्ट्री के नहीं चल सकती, और बीफ की इंडस्ट्री बिना दूध की इंडस्ट्री के नहीं चल सकती। तो मेरे देखे तो ये एक सॉर्ट ऑफ मास्टर स्ट्रोक है जो मुस्लिम साइड है उनकी तरफ से, कि तुम ना बीफ खरीदना ही बंद कर दो। इससे एटलीस्ट ये चीज लोगों के सामने तो आ रही है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो भाषा बहुत कुछ बताती है, हमारे जनरल कंसेंसस किस तरीके के हैं किसी जानवर को लेकर के। जैसे कि एक है कि जितनी भी मुहावरे या इस लोकोक्तियां अगर आप देखेंगे भैंस की, तो बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में है। आपके बकल बढ़िया भैंस, गई भैंस पानी में, भैंस के आगे बीन बजाना, है ना। और जबकि ये और गाय को लेकर के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो नैरेटिव मतलब बढ़िया है, वो तो है ही गोल्ड स्टैंडर्ड है भारत का, कि अगर आप तो आप गौमूत्र तक आप अच्छा खासा, मतलब दूध से ज़्यादा महंगा गौमूत्र आप खरीद सकते हैं भारत के अंदर में। तो नैरेटिव इस लेवल पे गया। लाइक कोई अगर बहुत सीधा होता है तो उसको कि वो तो एकदम गाय है, गौ आदमी, सीधे और इनोसेंस से उसको जोड़ करके देखा जाता है। और मुझे तो एक तो ये वाली बात कि आखिर बेचारी भैंस ने क्या बिगाड़ा। मतलब मैं समझ सकता हूँ, चलो एक
सेक्रेट है, गाय सेक्रेट है, पवित्र है, सेंट्रल प्रेमाइस रहा है। इंदु घाटी सभ्यता से हमारे पास जो सील्स हैं उसमें भी आपके गाय और वो सब मिल जाएंगे। तब से चला आ रहा है, एक बहुत तगड़ा रिश्ता है, समझ में आता है। हो सकता है भैंस से क्या दुश्मनी रही भारत की कि कंज्यूम भी उसे करना है, खाना भी उसे है, और सबसे ज़्यादा मतलब कि लताड़ा भी उसे जा रहा है, शब्दों में भी उसको लताड़ा जा रहा है, वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं देखी जा रही है, भैं खा खा के भैंस हो गई है। मतलब हर एक नज़रिए से कि आपको हर तरफ से देखने को मिलेगा कि भैंस की क्यों, क्या बिगाड़ा है भैंस ने ऐसा जो उसका हर तरफ से लाइक निरादर ही हो रहा है। एक्चुअली ये सिर्फ भैंस का भी नहीं है। अगर आप देखने जाओ तो पहले तो उसको देसी गाय, अगर आप गाय में भी जाओ तो उसमें भी देसी गाय और विदेशी गाय डिवाइड हो जाता है कि विदेशी गाय, देसी गाय जिससे हमारा रिश्ता है और देसी गाय ज़्यादा मायने रखती है, विदेशी गाय अच्छी नहीं होती, उनका दूध भी अच्छा नहीं होता, ऐसा भी माना जाता है। बड़े बड़े नेताओं ने ये स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि हमारा जो रिश्ता है और हमारा जो पूरा काउ प्रोटेक्शन का मूवमेंट है वो केवल बॉस इंडिकस, ये स्पेसिफिकली जो गाय है, केवल इसको बचाने के लिए है। बाकी गायों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मारो, काटो, खाओ, कुछ भी करो। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? वैसे आज जानने की यही कोशिश रहेगी। नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तेरे नाम का कुत्ता पालो। जो गाय है उसका जोलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। ये है बॉस प्रेमिजीनियस। अगर गाय माता है तो ये हमारे गाय माता की भी माता हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और आज जितने मॉडर्न कैटल डोमेस्टिकेटेड वर्ल्ड में मौजूद हैं उनकी राजमाता कहलाती हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी के मुताबिक आज की वीडियो के लिए इनसे 2 वैरायटी आई हैं, बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस। तो सुधांशु जी के मुताबिक ये एक अलग स्पीशीज है इंडिकस, और टॉरस अलग स्पीशीज है। लेकिन स्पीशीज की तो डेफिनेशन ये है कि 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर के बच्चा पैदा कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका वो जो बच्चा है वो आगे भी बच्चा पैदा कर सकता है, तभी वो 2 ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के कहलाएंगे। तो यहाँ पर असल में सुधांशु त्रिवेदी जी ने गलती कहाँ करी? तो उनकी गलती यहाँ पर है कि ये अलग अलग स्पीशीज नहीं हैं, ये अलग अलग सब स्पीशीज हैं, बॉस टॉरस टॉरस और बॉस टॉरस इंडिकस। और जो शब्द आपको भविष्य के लिए याद रखना है दैट इज टेक्सोनॉमी। जब हम टॉप वेबसाइट से इसका डेटा निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि बॉस टॉरस एक स्पीशीज है जिसकी 2 सब स्पीशीज हैं आज की वीडियो के लिए। ये प्योरली ऑन पेपर और आइडियोलॉजी का ही खेल चल रहा है जो कि फ्रैंकली काफ़ी परफॉर्मेटिव है। भैंस की तो बहुत ज़्यादा इसमें बुरी ही हालत हो गई है, कोई अप्रिसिएशन उसको मिलती नहीं है, अधिकतर दूध उसका ही पिया जा रहा है और उसको मारा भी जा रहा है एकदम खुले में, और पूरी बॉडी का उसका इस्तेमाल हो रहा है, पर उसके लिए कोई भैंसशाला भी नहीं है, सारी केवल गौशालाएं ही बना रखी हैं। कितना अजीब कानों को साउंड कर रहा है शब्द भैंसशाला, बिल्कुल, जबकि गौशाला में एक पवित्रता नजर आती है। एक मतलब शब्द होते हैं ना कि जो अपने आप में एक समाज के आइडियोलॉजिकली उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जल, अक्षत, ये अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं शब्द। पानी और चावल बोलेंगे तो नहीं होते हैं पवित्र, लेकिन वैसे ही गौशाला जो है अपने आप में पवित्रता कैरी फॉरवर्ड करता है। एक और जो शब्द मुझे बड़ा अभी आज ही मैं दिन में मेरे को स्ट्राइक कर रहा था, एंड दैट वाज कि अक्सर जब हम खास करके घरों में जब पिता गाली देते हैं तो उसमें एक गाली बड़ी फेमस है कि तेरी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दूंगा। दिस स्टेटमेंट इज वेरी पॉपुलर काउ बेल्ट वाले एरिया में। फिर पता नहीं क्यों मैंने उसको रिलेट किया जो इस्तेमाल करते हैं गाय का या भैंस का दूध निकालने के लिए, कि लिटरली मेरे को बस स्ट्राइक किया, बस आई वाज जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस थिंग अप कि क्या ये वहाँ से आ रहा है क्या, क्योंकि दिस इज व्हाट हैपनिंग कि गाय के बछड़े का चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दिया जाता है ताकि वो बच्चे का मतलब कि स्टिमुलेट किया जा सके बेसिकली गाय को दूध देने के लिए। राइट, वो उसको सूंघती रहे और उसे दूध आता रहे। और ये इंटरेस्टिंगली अधिकतर मेल काव्स के साथ में होता है। अब नेचुरली आप देखो तो इस स्पीशीज में जो गाय भैंसों की है, मेल स्ट्रांग होता है और फीमेल जो है फिजिकली वीकर होती है, पर अधिकतर मर्दे मेल ही है। आप किसी भी
डेयरी वाले से जाकर के देखोगे तो उसके यहाँ पे बछड़े ज्यादा मर जाते हैं, पर जो बछियां रहती है, फीमेल होती है, वो पैदा भी हो जाएगी, सरवाइव भी कर जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी, और कोइंसिडेंटली वो दूध देती है और वो आगे बेच सकता है। तो मरते अधिकतर मेल ही बेचारे, एक तो वो तथाकथित रूप से स्ट्रांग होते हैं एक तरफ से, पर लेकिन मर भी वही रहे हैं, जो कि बहुत आयरॉनिक है। और जब वो मर जाते हैं तो फिर उनकी खाल में भूसा भर के उसको रख देते हैं। एक एंगल से आप देखो तो पूरा के पूरा जो ये इंडस्ट्री है और पूरा का पूरा एनिमल एग्रीकल्चर ही है, ये थॉट मुझे अक्सर आता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के एक्सप्लोइटेशन पर ही है। जो भी लाइक आप अगर एग की, अंडे की इंडस्ट्री में देखोगे तो जो मुर्गे होते हैं वो अंडे नहीं देते, उनको तुरंत मार देते हैं। बड़ा सा मिक्सर होता है, हर साल 7 अरब मुर्गे हम इसी तरीके से मार देते हैं, बड़े से मिक्सर में बस ग्राइंड करके, और फिर उनको, उनके मांस को दूसरे जानवरों को खिला देते हैं, या डॉग फूड में इस्तेमाल हो जाता है। एक तरफ वो है, पर मुर्गियों की हालत और ज्यादा बुरी है एक्चुअली। मुर्गे तो बच गए, मुर्गियों का रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम जीवन भर एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे जबरदस्ती अंडे पैदा करवा करवा के। गायों को उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करते हैं। आपको पता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, कि उनको प्रेग्नेंट कैसे किया जाता है? नहीं उसके प्लीज आप पहले मतलब कि ऑफ कोर्स वी नो, बट लाइक जब भी आपको मौका मिले कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट रेज करने का, प्लीज आपकी। राइट, तो उसके पहले तो एनस में हाथ वो घुसाता है और फिर उसकी वजाइना में बहुत लंबी सी छड़ी डालता है, और अंदर से ना देखता है कि ये छड़ी जहां तक पहुंची है, वहां जहां पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंची कि नहीं, कोहनी तक हाथ डाल देता है, और तब जाकर के वो स्पर्म फिर उसके अंदर डाला जाता है। बहुत ज्यादा एनालगस है ये सेक्सुअल असॉल्ट के, कि आप किसी जानवर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस तरीके से वायलेट कर रहे हो, उसमें इतना हाथ घुसा रहे हो, छड़ी घुसा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग थॉट है कि पूरा एनिमल एग्रीकल्चर का सिस्टम ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सप्लोटेशन पर ही बेस्ड है। हमारे साइंस में 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं कि जब लोग किसी चीज़ को दबा देना चाहते हैं कि जी ये तो जैसे आपने अभी बोला कि लड़के मतलब कि कहने के लिए मेल ज़्यादा ताकतवर हैं, बैल ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सरवाइव मादा कर जाती हैं ज़्यादातर। कहने को बोल सकते हैं कि ये तो नेचुरल फिनोमेना है, हमने तो इसमें कोई हाथ नहीं डाला है। और अगर आप थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रापोलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा जिस तरीके से सर्कमस्टेंशियली मेल ज़्यादा मर रहे हैं, उसी तर्ज पे हमारे होमोसेपियन समाज में सर्कमस्टेंशियली फीमेल ज़्यादा मर रही हैं। सेम मतलब कि दोनों बराबर उस पर आप करके सोच सकते हैं कि इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता किसी एक व्यक्ति पे, लेकिन मैंने बताया कि साइंस और स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि एक पर्टिकुलर वीडियो है बहुत पॉपुलर है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे उसमें। इंडिया में तो नकल इतनी आम बात है कि नकल ना करो तो आपको यू विल बी लुक डाउन अपॉन, मगर बाहर दे टेक इट वेरी सीरियसली। चाहे प्लेजरिज्म के आइडियाज़ हों, चाहे चीटिंग के आइडियाज़ हों, दे टेक इट टू डैम सीरियसली। मतलब आप अपना करियर ख़त्म कर लेंगे अगर आप इफ़ यू डिड समथिंग प्लेजरिज्म के इर्द गिर्द आपने किया। तो उसमें देयर इज दिस वन क्लास और द टीचर इज सेइंग कि 15 इतने सालों के अंदर मैं ये क्लास ले रहा हूँ और आज तक मुझे ये कभी नहीं करना पड़ा। अब कहने को बच्चे बोल देंगे हमने तो नकल करी नहीं, हम पकड़ लो हमको, बट द स्टैटिस्टिक्स डजंट लाई। तो बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि अगर आप सभी बच्चों ने अगर नकल नहीं हुई है तो आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा कि एक तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे और एक तरीके से नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों को पेपर मिल गया है तो आपको 1-2 कर्व, इसी एक ग्राफ में 2 कर्व देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पेपर मिल गया तो उनके नंबर ज़्यादा आएंगे तो 2 पीक बन जाएंगी इसके अंदर में। तो स्टैटिस्टिक्स से आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता लगा सकते हैं। वैसे ही फीमेल्स जब मरती हैं तो कहने के लिए हरियाणा के अंदर में जितने भी ज़िले हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ थोड़ी होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, हम तो नहीं करते। लेकिन स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोले, स्टैटिस्टिक्स पकड़ लेगी कि जैसे ही किसी इतने बड़े सैंपल साइज़ के अंदर में जैसे ही मेल और फीमेल का रेशियो आपका 900 से अगर नीचे जाता है पर 1000 मेल, इसका मतलब है कि वहाँ पर फीमेल, क्योंकि इतना बड़ा सैंपल साइज़ में कभी भी 900 से नीचे नहीं जा सकता, कि वो आपके 900 से ऊपर ही रहेगा आउट ऑफ, अगर आप ले रहे हैं कि एरर मार्जिन भी अगर कंसिडर कर लें तो। एंड सेम कुड बी सेड फॉर हर एक किसी भी चलते फिरते कितने बार मेल भैंसे देखे हैं
एज कम्पेयर टू कितनी बार मेल बछड़ा मेल देखे हैं एज कम्पेयर टू गाय। हर घर में गाय है, अगर गाय है तो घरों में उतने ही बैल होने चाहिए थे जितने। स्टैटिस्टिक्स तो ये बोलता है ना कि जितने गाय देखी जा रही हैं आपके द्वारा उतने ही लगभग बैल भी देखे जाने चाहिए आपको। स्टैटिस्टिक्स तो झूठ नहीं बोलेगा। हाँ प्लीज। गौशाला जो है जिसमें कि जो कि एक बस मैं आपको ये भी लगा दूं ताकि कंटेक्स्ट डेवलप हो जाएगा। ये एक बार चला देता हूँ मैं ताकि लोगों को थोड़ा सा और कंटेक्स्ट डेवलप होगा। 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए। बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या? 1 मिनट जस्ट टू एस्टैब्लिश कंटेक्स्ट आप प्लीज। तो ये तो बहुत स्पेसिफिक एक एलिगेशन है, तो इस पर कुछ ना ही बोला जाए तो बेहतर होगा। जनरल बात बोली जा सकती है कि गौशाला जिसको कि सेफ हेवन माना जाता है जानवरों का, गायों का, उसमें भी आपको रेशियो सही नहीं मिलेगा कि जितने गाय हैं उतने भैंसे उतने सांड नहीं मिलने वाले। उसमें भी सांड आपको बहुत ऑलमोस्ट 10:1 से भी कम मिलेगा। उसका भी लॉजिक ये है कि आज की तारीख में गौशाला में और डेयरी में कोई डिफरेंस रह नहीं गया है। जो गौशालाओं से भी दूध बेचा जाता है और वो स्पेशली वो तो और सीक्रेट मानकर ही बेचा जाता है कि गौशाला फलानी गौशाला से हम दूध खरीदते हैं। और वहां पर मेल कम क्यों है? क्योंकि मेल वहां पर भी उतने ही हैं जितने से और गायें पैदा हो सकती है। एक मेल बहुत सारी गायों को प्रेग्नेंट कर सकता है, इसलिए ज्यादा मेल को रखने की जरूरत नहीं है। तो गौशालाएं भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंसेंटिव पर ही चल रही हैं। एक और बात मेरे दिमाग में आई थी इसको लेकर के, अहिंसा मिल्क, जो अहिंसा दूध का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग लेकर के आए हैं कि भाई बाकी लोग जानवरों को मारते हैं और क्रूअल्टी होती है दूध में, पर हम वो नहीं करते, पर हम जो है जानवरों को आखिरी तक रखते हैं, या हम मेल्स को भी आखिरी तक रखते हैं। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है दूध के बिजनेस में जानवरों को रखे रखना और उनको आप दूध को प्रॉफिटेबल भी बना के रखो। आपके पास आज 10 जानवर हैं, हालांकि ये एक्सपोनेंशियली और बढ़ेगा, बट अगर हम नॉर्मली ही देखें कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो जाएंगे, तो पहले साल आपके पास में 20 जानवर होंगे और आपको ख्याल रखना है 20 जानवरों का, आपको दूध मिलेगा 10 से। और 10वें साल आपके पास में 110 जानवर होंगे और आपको दूध मिलेगा कितने से? 10 से ही, क्योंकि आप हर साल 10 ही तो पैदा करवा रहे हो। पहले साल आपको केवल 20 का ख्याल रखना था, 10 से दूध मिल रहा था, अब आपको 100, 110 का ख्याल रखना है पर दूध 10 से ही मिल रहा है। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है दूध के धंधे का प्रॉफिटेबल होना आज की तारीख में। मतलब कि इट इज हैपनिंग बिकॉज वही इंसेंटिव वाला गेम कि अगर उनको भी अगर महंगी चीज खरीदनी पड़ जाए, मतलब अगर उनको 600-700 रुपए किलो का बकरा खरीदना पड़ जाएगा, तो फिर वो भी मतलब कि ग्राउंड लेवल पे भले से 4 लोग बोल दें कि ठीक है नहीं हम नहीं ले रहे, लेकिन जब 100 रुपए वर्सेस 700 रुपए देखने को मिलेगा 1 किलो का प्राइस, तो लोग तो इंसेंटिव के तहत भाग करके लेंगे। ट्रू, अल्टीमेटली होगा यही कि अगर मान लो बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ होने लग जाती है तो मार्केट विल कम इन टू प्ले और इसके प्राइजेस गिर जाएंगे। काउज के, जो स्पेंट काउज जिनको बोलते हैं, जो गाय भैंसे अब दूध नहीं दे सकते, उनके प्राइजेस गिर जाएंगे। प्राइजेस जैसे ही इधर मटन और दूसरे जो भी कुर्बानी वाले एनिमल्स हैं, कैमल वगैरह के भी देते हैं शायद, उनसे कम गिरे, वैसे ही बहुत लोग खरीदने लगेंगे। अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स ही डोमिनेट करता है ग्राउंड पर, तो बहुत एथिकल कोड एक टाइम के आगे चलता नहीं। अभी आप मतलब सेक्रेट काऊ को लेकर के हम डिस्कशन कर रहे थे, ये बफेलो को लेकर के क्यों नहीं हो पाया? मतलब कि बफेलो का क्या हिस्ट्री है, ऐसा क्या रहा? आर वी सो रेसिस्ट या फिर या फिर और भी जो भी मेरे कारण हो सकते हैं? आई डोंट नो, मुझे ये कभी समझ में आया ही नहीं। मैंने आप इसमें एक यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनकी भी एक क्लिप है, वो जरा चलाइए, आपने मुझे जो भेजी थी। कोई बात नहीं। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई
कोई भी देश है वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? दुनिया राइट, पुटिंग असाइड द इंसिनुएशन अबाउट पिग्स एंड व्हाटएवर, तो एक्चुअली भारत के लोग भी गाय का दूध नहीं पीते। 60% से ज्यादा लोग बफेलो का दूध पीते हैं भारत में भी, तो ये चीज तो फैक्चुअली ही रॉन्ग है। प्लस जैसा मैंने बताया, बफेलो का आप दूध भी पी रहे हो और उस पे स्लॉटर पे कोई बैन भी नहीं है, तो 40% से ज्यादा बफेलो का मीट उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है, और उत्तर प्रदेश में कानपुर में लेदर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। और ये आपको अमित शाह जी की क्लिप मिल जाएगी ये डेयरी इंडस्ट्री के बारे में बोलते हुए, मैं आपको वो क्लिप सेंड कर दूंगा, आप चाहें तो लगा सकते हैं, कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ये मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, कि जिसमें हम हड्डियों का भी इस्तेमाल करें वो एनिमल की, और कोई भी पार्ट छूटे ना, सारे पार्ट्स का इस्तेमाल हो जाए। पशु को जब हम सर्कुलरिटी का नाम देते हैं डेयरी क्षेत्र में, तो पशु के चमड़े और हड्डियों तक के उपयोग की सर्कुलरिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। अगर गांव की डेयरी मरे हुए पशुओं को एक छोटी सी कोऑपरेटिव बनाकर चमड़े को प्रोसेस कर सारा चमड़ा अगर जिला डेयरी या राज्य स्तर का दूध उत्पादक संघ, तो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, कि माइंड बॉगलिंग, कि कैसे ये चल रहा है। एक तरफ हम बिल्कुल मान रहे हैं ये लड़ाई भी चल रही है, WWE की रेसलिंग भी चल रही है स्टेज पे, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स बढ़िया चले जा रहा है दोनों साथ में। ना हम गाय का दूध पी रहे हैं और ना बफेलो का ज्यादा दूध पी रहे हैं, ना उसको माँ मानते हैं, ना उसके स्लॉटर पे कोई बैन है, उसको बढ़िया मारते भी हैं और उसके सारे पार्ट्स का उपयोग भी कर रहे हैं। क्योंकि इंडियंस आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट इकोनॉमिक्स, पैसा बड़ा ही सेंट्रल है। तो अगर कैसे भी करके आप दो पर्टिकुलर चीज़ें कवर कर ली जाएं, एक टेस्ट वाला अगर किसी तरीके से गैप, एक सिंथेटिक कंपाउंड, क्योंकि किसी भी चीज़ का जैसे हमारे पास लैब के अंदर में चाहे आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ बनानी होती है, तो फूड साइंस के अंदर में इट इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कि जब भी हमें सस्ता कोई चीज़ बेचनी होती है, तो आप जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी, बनाना फ्लेवर, जितने भी फ्लेवर्स हैं, ये ओरिजिनल बनाना या स्ट्रॉबेरी को कूट के नहीं निकाल रहे हैं। पहले उनको जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसको एनालाइज किया जाता है, उसके अंदर में जो वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, जो उसकी एक सुगंध एग्जिस्ट जो बनाते हैं, जो उसकी फीलिंग दर्ज कराते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को समझा जाता है कि अच्छा ये है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसकी वजह से, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का तो क्या ही स्वाद होगा भाई, प्रोटीन का या फिर शुगर का, वो तो क्या ही, वो तो दे आर आइडेंटिकल टू एनी अदर कंपाउंड। वो तो आप कहीं से भी उठाएंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है, तो अगर लैक्टोज टूट के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज भी बन रहा है, तो वो केवल आपके पास 4-5 रिसेप्टर हैं अलग अलग तरीके के, वही है। जो असल पता चलता है लोगों को वो सुगंध से ही, मतलब स्मेल से ही आप पता लगा पाते हैं। तो अगर आपके पास चॉकलेट है, जैसे चॉकलेट इतनी बिकती है, तो चॉकलेट इतनी बनती तो है नहीं, तो क्या किया जाए, एक स्मेल सिंथेटिक कंपाउंड बना लिए जा सकते हैं जिससे कि स्मेल आ जाए। वही चल रहा है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जो उसे चॉकलेटी फील कराते हैं विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ चॉकलेट। तो अगर एक तरफ से द आइडिया ऑफ मिल्क जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, और उसमें अगर आप इसको ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लग ही रहा है जैसे कि हमारे पास आई डोंट नो कि कब तक आएगा मार्केट में, आपने भी सुना ही होगा बियॉन्ड मीट या फिर जो लैब मीट, लैब ग्रोन मीट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी तक वो आई डोंट थिंक सोलर पैनल की डायरेक्शन से लगता है मुझे कि अभी तक वो, जैसे सोलर पैनल अब जा कर के उसका नेट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट थोड़ा सा सही होता सा नज़र आ रहा है। बाकी जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि कहने के लिए ईवी है, लेकिन वो ईवी फ्लैट में सबसे नीचे चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, और वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोल से, तो वो कोल से ही चल रही है आपकी जो कार है बेसिकली। तो ये जो कर्व है वो बिल्कुल सही है। एक टाइम पे एक किलोवाट या 1 वाट, ये नंबर मैं भूल रहा हूँ, तो उतने सोलर पैनल के लिए, उतने एनर्जी के सोलर पैनल के लिए $128 लग रहे थे। आज के समय पर $0.28 लग रहे हैं उसी के लिए। पिछले 20-30 सालों में इतना भयंकर ड्रॉप देखा गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है वैसे वैसे उसका दाम घटता जाता है। एक समय पर लैब ग्रोन मीट का दाम $200-300 था, और आज की तारीख में वो $9, $13 समथिंग आ चुका है। कोई इसमें संदेह नहीं है कि आने वाले 10-15 सालों में और वो दाम उसका गिरने वाला है, और उससे जितने जानवरों की जानें बचेंगी उतना दुख की बात है बहुत
पूरी दुनिया के एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मिलकर के भी नहीं बचा पाएंगे। जितनी जाने उससे बचने वाली लैब ग्रोन मीट्स है, उसके बाद लैब ग्रोन मिल्क्स है, और एक और आपने किस चीज़ की टेक्नोलॉजी की बात की थी? कि किस तरीके से हम ज़्यादातर चीज़ों का जो स्वाद लेते हैं वो सुगंध से लेते हैं, तो वी कैन क्रिएट दोज मॉलिक्यूल्स बड़ी आसानी से लैब में, जिससे कि वो सुगंध, जैसे अभी बिल गेट्स की जो कंपनी है, आउट ऑफ CO2 दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मतलब मक्खन बटर बनाने की जो उनकी जद्दोजहद है कि CO2 का बर्डन भी कम किया जा सकता है और वो भी लिया जा सकता है, मतलब आपका मक्खन बन जाएगा, ऑल्दो कोई नेग्लिजिबल इम्पैक्ट आएगा CO2 पे तो, बट स्टिल इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट पता नहीं क्यों बिल्कुल ग्राफीन की तरह लगता है मुझे कि ग्राफीन, मैं स्कूल में था तब भी ग्राफीन लैब में रोले मचा रहा था कि क्या कर देगा ग्राफीन, और आज तक तो लैब से वो बाहर निकला नहीं है। वैसे ही मुझे उम्मीद है कि भाई आ जाए ये लैब ग्रोन मीट, लैब से जल्दी से बाहर आ जाए। आ गया है मतलब, लेकिन वो भी उतना मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 120 रुपए किलो बीफ से कैसे कम्पीट करेगा जो है। वो ना बहुत ज़्यादा बड़ी, शायद दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक से उसका पंगा है सीधा, एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। आप बीफ इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री, आप भारत में ही देख लो, मिल्क इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है। ऐसे ही विदेश में मीट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। विदेश में भी मिल्क को मिल्क नहीं बोल सकते, बहुत कंट्रीज में ऐसा है, और इन्फ्लुएंसर्स को पे किया जाता है और हर तरीके का हथकंडे वो अपनाते हैं, लॉबिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जस्ट टू कीप द स्टेटस को एज इट इज। बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री से उसका पंगा है, पर एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हो आप इसको परवर्ट सेटिस्फैक्शन मुझे ये मिलता है कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले समय में इंसानों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन द नेम ऑफ क्लाइमेट चेंज। फॉसिल फ्यूल्स के बाद में सेकेंड नंबर पर यही है, एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, और ये दो तरफा मार है। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस तो एमिट करती ही है बहुत ज़्यादा, दूसरा इसने जो लैंड लेके रखा है, अभी पूरी दुनिया में जितनी खेती की जगह है उससे की 83% केवल एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए ही है, मांस, अंडे और दूध के लिए, और उससे कैलोरीज मिल रही हैं 18% और प्रोटीन मिल रहा है 36%। दूसरी ओर पूरी दुनिया के रोटी, सब्जी, सारा कुछ प्लांट मिला के केवल 17% जमीन में हो रहा है, और प्रोटीन दे रहा है 67% और समथिंग 63-67, और कैलोरीज दे रहा है 82%। तो ये जो दो तरफा मार है, अगर पूरी दुनिया प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट हो जाती है तो अभी जितना खेती की जमीन है उससे 75% जमीन फ्री हो जाएगी, और उस जमीन में वाइल्ड लाइफ हो सकती है, उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं तो वो अपने आप ही रीग्रो कर जाएगी। वहाँ पे जहाँ पे सवानाज होना होंगे वहाँ पे वो हो जाएंगे, जहाँ पे फॉरेस्ट होना होंगे फॉरेस्ट हो जाएंगे, और वो क्लाइमेट चेंज से मदद भी करेंगे लड़ने में। तो ये इंडस्ट्री आप नहीं रोक सकते। स्टडीज बताती हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज से ढंग से आपको इसको 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी रखने की कोशिश करना है, जो कि मुझे लगता है नहीं होगा, तो आप जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको अपना मीट कंजम्पशन 75% से कम करना होगा। पता नहीं, मत करो तो देखो क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि अगर वो कम नहीं करेंगे तो खामियाजा इंडिया जैसी कंट्री भुगतेंगी। उनको शायद उतना भुगतने की जरूरत, वो नहीं भुगतेंगे उतना, और दिस इज हैपनिंग लाइक जस्ट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन से यही पैटर्न नजर आ रहा है कि दे डिड देयर ग्रोथ, जो टिपिकल आर्ग्यूमेंट चलता है कि दे डिड देयर ग्रोथ, और ट्रम्प जैसे लोग तो अभी पेरिस ट्रीटी वगैरह को भी नहीं मान रहे हैं, बोले कि अपन करेंगे जितना कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली इंडियन कंट्री जो कि इतना पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही है पर कैपिटा, बट सफ़र सबसे ज़्यादा इंडियंस भी करेंगे। ओवरऑल जो ग्लोबल साउथ है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, बजाय ग्लोबल नॉर्थ के, जो कि एक्चुअल में इस चीज़ का परपेट्रेटर है। बहुत सैड है, बहुत इनजस्टिस तो है ही है, पर कुछ कर नहीं सकते। न्यू कॉलोनियलिज्म, क्योंकि दूसरी पिछली दफ़ा उनको आना पड़ा था, मतलब इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए। अभी वो वहीं बैठ करके वो सारे काम कर सकते हैं जो वो पहले आ करके करते थे। हाँ, तो हम मतलब कि क्योंकि हम क्लाइमेट वाली डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए मैं इसको रोकना चाह रहा था कि आई एक्चुअली वाज प्लानिंग टू टॉक टू यू स्पेसिफिकली कि इसके अलग-अलग आयाम बनेंगे ना, क्योंकि एक आयाम जो एक स्टोरी विच आई वांटेड टू कम टुडे फॉर वाज कि गाय और भैंस के इर्द-गिर्द मैं जो कहानी बुन सकता हूँ, बिकॉज़ ऑफ क्योंकि 3-4 चीज़ें अलाइन होनी होती हैं। पहला, एक माहौल बना हुआ हो तो वो हॉट टॉपिक का एक माहौल बन जाए। तो एक बिकॉज़ ईद आने वाली है, मतलब है हो ही गई,
और ये वाला कांड हुआ ही था, तो इसकी वजह से एक हवा है, हवा की वजह से आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। तो मैं जो कल होपफुली आई विल ट्राई टू पब्लिश इट कि मैं गाय और शंकराचार्य और भैंस और ये वाली जो स्टोरी है इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और फिर अभी हम जाने लगे थे एनवायरनमेंट की वाली डायरेक्शन में, विच आई एक्चुअली वांट टू, क्योंकि एनवायरनमेंट वाला तो नेसेसिटी भी है, मतलब नहीं बन रहा है उसमें, बट नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। उसमें आई रियली वुड वांट कि सीरीज आए और आपको परेशान करता रहूँगा। श्योर, बिल्कुल। मैं तो बैठा ही इसलिए हूँ कि मुझे एनिमल्स के लिए मैं परेशान होता रहूँ, एनवायरनमेंट के लिए परेशान होता रहूँ, इसी चीज़ को बना लिया आई मैंने मेक तो। श्योर ऑफ इट। बिल्कुल, ठीक बहुत है, अच्छा लगा आपसे बात करके। सीरियसली थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा। बाय।